नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है बैंक एफडी वर्सेस लिक्विड फंड। मान लेते हैं कोई एफडी अगर करते हैं ना तो 5 साल का एफडी नॉर्मली करते हैं। ज़्यादा करना है, डबल करने का शौक है तो 8 साल 9 साल 10 साल जितने दिन में डबल हो उतने का एफडी कर दिए। तो मान लेते हैं 5 साल का किया और जब एफडी मैच्योर हो गया, पैसे का जरूरत नहीं पड़ा, एफडी को फिर से रिन्यू कर दिया। या 8 साल में डबल किया, 1 लाख लगाया था 2 लाख हो गया, फिर 2 को 4 बनाने के लिए 8 साल और लगा दिया। तो पहली बात तो जिनके पास इतना टाइम है ना, बिल्कुल भी इसमें नहीं जाना है। उदाहरण के तौर पे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, 2 फंड हमने सेलेक्ट किया है, लार्ज कैप और हाइब्रिड इक्विटी। इसमें देखते हैं, मान लिया किसी ने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और ये सोच के कि डबल जब तक हो जाए तब तक एफडी में करते रहे, तो 7% का रेट अभी चल रहा है। किसी भी बैंक का देखेंगे लगभग 7% चल रहा है, इससे कम ही चल रहा है। तो 10.25 साल इन्वेस्टेड रहेंगे बैंक एफडी में तो 12 लाख का 24 लाख रुपया होगा, इतना समय है। तो और फिर डबल करना चाहे तो 10 दूने 20 साल फिर से पलटी मारेंगे ना, एफडी को पलटी मारते हैं, 2 का 4 करना है तो फिर 24 का 48 हो जाएगा। अगर यही पैसा, ये तो पीछे का रिकॉर्ड ही दिखा पाऊंगा मैं म्यूचुअल फंड में, कि 12 लाख रुपया का म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप में प्लॉट खरीद के छोड़ देता, आईसीसी है, निपॉन है, कैनरा है, मीरा एसेट है, एचडीएफसी लार्ज कैप, एसबीआई लार्ज कैप फंड, 12 लाख रुपया 10 साल पहले इन्वेस्ट किया तो 40,93,000 13% के रेट से मिला है। तो जिनके पास इतना ज्यादा समय है ना, तो जरूर से लार्ज कैप या बैलेंस फंड में बोलता हूं, बैलेंस कैटेगरी में देखेंगे, स्टार एसआईपी के वेबसाइट या ऐप में जाएंगे, एंड्रॉइड एप्पल दोनों में डाउनलोड करके सीख सकते हैं। 14 नंबर कैटेगरी में आप देखेंगे हाइब्रिड एग्रेसिव फंड है। यहां पे देखेंगे कि 12 लाख रुपया वन टाइम इन्वेस्ट करके छोड़ा एज ए एफडी, अगर लंबा समय है तो बताऊंगा 6 महीना साल भर है तो क्या करना है। तो 2015 से लेके अब तक 12 लाख रुपए इन्वेस्टेड रहा तो 53 लाख रुपए बनाए 16% के रेट से। इसी तरह से और भी फंड को आप एवरेज अगर बात करें लार्ज कैप और बैलेंस कैटेगरी में तो उतना ही मिला है, 12-13% का रेट मिला है। तो यहाँ पे अगर ज्यादा समय है आपके पास, डबल करने का शौक रखते हैं एफडी में, तो मार्केट का हलचल ना मिनिमाइज हो जाता है लंबे समय में। 8 साल 9 साल 10 साल में वो हलचल आपका मिनिमाइज होता है। जो भी पैसा आप एफडी में दे रहे हैं वो भी मार्केट में ही लगा रहा है बैंक, कोई मंगल ग्रह पे नहीं जा रहा है, वहां से पैसा आ रहा है, सारा का सारा मार्केट में ही लगना है। तो वो हलचल लंबे समय में खत्म हो जाता है, दिखता नहीं है। अब आते हैं लिक्विड फंड में। मान लेते हैं कि आपने वेल्थ क्रिएट कर लिया, बन गया 1 करोड़ रुपया, जो भी फाइनेंशियल गोल अब आ गया, 10 साल 15 साल से करते आ रहे हैं। अब लिक्विड फंड का जरूरत पड़ेगा कि भाई घर बनाना है, बच्चों का शादी है, बच्चों का एजुकेशन है, तो पैसा धीरे धीरे करके एज पर रिक्वायरमेंट, मान लेते हैं कि 50 लाख रुपया घर में बनाने में लगना है, तो 50 लाख रुपया सारा रिडीम किया या स्विच किया लिक्विड फंड में, स्विच कर दिया। अब धीरे धीरे पैसे को फेज वाइज में जरूरत है, 3 से 6 महीने में, 12 महीने में खर्च होगा, तो अकाउंट में धीरे धीरे करके लेते रहे। वो लिक्विड फंड 5-6% के रेट से, लगभग एफडी के रेट से आपको पैसा धीरे धीरे करके देते रहेंगे। लेकिन लंबे समय के लिए पैसा रखना है, 5 साल 10 साल 15 साल के लिए, तो फिर लिक्विड या बैंक एफडी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। साल भर 2 साल के लिए आप दूसरा कैटेगरी एक देख सकते हैं, जिसको आगे बताऊंगा, शॉर्ट टर्म डेट फंड। अब यहाँ पे बैंक एफडी में भी देखते हैं कि कितना भी पैसा हो बैंक में, बैंक बोलते हैं कि 1 करोड़ रुपया भी है या कितना भी है, 5 लाख का इंश्योरेंस है एज पर आरबीआई, कितना भी पैसा हो 5 लाख ही मिलेगा अगर वो खत्म होता है बैंक तो। पर ये थोड़ा सा चालबाजी को समझना शुरू किए कि ऐसा नियम कब बनाया होगा कि 5 ही लाख मिलेगा, खत्म भी हो जाए बैंक तो सारा का सारा मिलना चाहिए। तो ये पता चलता है कि जब ये रोकड़ा खत्म करेंगे ना, ये जो चल रहा है रोकड़ा, एज पर प्लान रोकड़ा खत्म करना चाहता है, सिर्फ डिजिटल आएगा। तो कब ये दिमाग में आया, तो ये देखना पड़ेगा ये नियम कब बनाया था कि 1 लाख ही करूंगा, 2 लाख ही करूंगा, 5 लाख ही करूंगा। आज से जब भी किया होगा, ऐसा सोचा होगा 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल पहले, तो तब से ये सोच के बैठा है कि डिजिटल करूंगा तो ये कुछ भी नहीं दूंगा। मान लेते हैं किसी के अकाउंट में 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 100 करोड़ है, लेकिन सबको बराबर कर दूंगा, 5-5 लाख रुपया दे करके। कौन सा दूंगा? डिजिटल वाला दूंगा, ये वाला दूंगा भी नहीं। लेकिन देना चाहे तो सारा का सारा दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये कभी दिवालिया करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि सिर्फ कागज देता है और नंबर देता है, इसके अलावा कुछ देता ही नहीं है ये, और कुछ रखता भी नहीं है। देख लेते हैं उसका ही एक्ट, उसका ही कागज क्या बोलता है। क्या बोलता है ये 1818 कि जब भी 1 तोला सोना मेरे पास रखोगे, तब का बात कर रहा हूँ, 1600 शताब्दी 1700 शताब्दी का, हम सब सोना चांदी में लेन देन करते थे। बोला सोना सिक्का हमारे पास देते जाओ, 1 तोला दोगे तो 10 रुपया कागज दे दूंगा, जब कागज लौटाओगे वापस कर दूंगा। जब सब आ गया सिक्का 1-1 तोला करके, तो अब बोलता है 1862 में अब 7 ग्राम दूंगा, लिया तो 1 किलो दूंगा 700 ग्राम। फिर 1940 में बोला अब 2.6 ग्राम दूंगा, दिया तो 1 किलो और दूंगा 200-250 ग्राम। इतना तो बात समझ में आया कि भाई गुलाम थे। लेकिन अब 1966 में ये आरबी एक्ट बनाते हैं कि अब जब 10 रुपए कागज लौटाओगे, जो 1-1 तोला दे करके हम तुमको दिए थे, तुम लौटाओगे तो 1.1 दूंगा।
तो चलो 1966 के ही एक्ट को पकड़ के रख लेते हैं कि जब भी 10 दूंगा तो आप मुझे ये दोगे। ये सोच के बताओ कि 91 में क्यों चेंज कर दिया 00। और जब 00 कर दिए मतलब ये कागज छापने के लिए कुछ भी नहीं रखते हो, तो जब दिवालिया क्या फिर से छाप करके दे दो, या सिर्फ छाप छाप के ABCD इजराइल का कंपनी अदानी रिलायंस सबको दोगे। वो बोलेगा नरीरी खरीद लो, पहाड़ खरीद लो, अरावली पर्वत खरीद लो, ध्वस्त कर दो, बुलडोजर चला दो, सब कुछ अपने अंडर कर लो, एयरपोर्ट स्कूल हॉस्पिटल सब कर लो छाप छाप के, उसको हमें भी तो दो। हमारा दिवालिया अपना पैसा था मेहनत का, वो तो दो। अब इसको बंद करते हैं, थोड़ा समझिए इसको अच्छा गहराई से, और इसको प्रिंट आउट करके कर लीजिए कि ऐसा क्यों किया डिवैल्यूएशन, क्या ऐसा सिचुएशन आया जो कर लिया। इसको क्लिक मारिए और 10 पेज प्रिंट आउट करके सब जगह जाइए कि ऐसा क्यों किया। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता था, फिर 70 सेंटीमीटर, फिर 26 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, फिर 11 सेंटीमीटर, फिर बोल दिया 00। इसमें असली कौन सा है? आप बोलेंगे असली ये है। तो पहले 1 तोला था, फिर 7 ग्राम, 6 ग्राम, 1 ग्राम और 00। इसमें असली कौन सा है? खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन करना है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ गया। अब आते हैं लिक्विड फंड में। अब लिक्विड फंड भी अगर आप देखते हैं, अगर बैंक FD किया, दिवालिया किया तो सब गया, लेकिन लिक्विड फंड के अंदर घुसेंगे तो पता चलता है कि ये तो एक अगर लिक्विड फंड लिया, SBI लिक्विड फंड लिया, तो वो कितने जगह पैसा बिखेर के रख देंगे। ये देखेंगे सबका डिवेंचर खरीद के रखे हैं, कितने कंपनी है, इतने कंपनी का डिवेंचर खरीद के 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ अगर लिक्विड फंड में रखा, तो कितने नंबर ऑफ स्क्रिप्ट, नंबर ऑफ डिवेंचर में उन्होंने पैसा लगा दिया। तो ये देख के हैरान हो जाएंगे। मतलब हमारे पैसे को डूबने के लिए इन सब कंपनी को डूबना पड़ेगा। लेकिन बैंक क्या बोलता है, हम खत्म तो सब खत्म। लेकिन बैंक भी कहां कहां लगाया वो डिस्क्लोजर नहीं बता रहे हैं। तो यहां पे देखेंगे 140-145 कंपनी में लिक्विड फंड में पैसा डाइवर्सिफाइड है। तो मतलब हमारे पैसे को खत्म होने के लिए 140-45 कंपनी को खत्म होना पड़ेगा। एक कैटेगरी और आता है म्यूचुअल फंड में, शॉर्ट टर्म डेट फंड। इसमें सिर्फ दिक्कत यह है कि जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे RBI करेंगे, अगर इंटरेस्ट रेट गिराया तो आपका डेट फंड बढ़ेगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो डेट फंड में अगर पैसा है आपका तो वो गिरता हुआ इंटरेस्ट रेट उसका नजर आएगा। तो ये इंटरेस्ट रेट के हलचल पे निर्भर करता है। लेकिन लिक्विड फंड में ये हलचल भी थोड़ा कम हो जाता है। तो जिनको ये फायदा उठाना है कि इंटरेस्ट रेट अब बढ़ने वाला है, जिनको ये फायदा उठाना है कि आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अब इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है, 0.5 इस क्वार्टर में गिराया, फिर अगले क्वार्टर में गिराया, ऐसा अगर चले तो डेट फंड का परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आएगा। 10, 12, 13% तक आपको रिटर्न डेट फंड दिख सकता है उस शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन इससे बेहतर कम समय के लिए वो पैसे को पार्क करके रखा है, तो उसके लिए लिक्विड फंड ही ज्यादा अच्छा है। शॉर्ट टर्म डेट फंड अगर देखते हैं तो स्टार SIP में 36 नंबर कैटेगरी पे आएगा आपको ICC पोटेंशियल शॉर्ट टर्म डेट फंड। AUM देखेंगे 23,000 करोड़, कोटक बॉन्ड फंड 18,000 करोड़, HDFC शॉर्ट टर्म फंड 18,000 करोड़, SBI शॉर्ट टर्म फंड 17,000 करोड़। इसने पिछले 10 साल में अगर रिटर्न देखते हैं तो ज्यादा नहीं, FD के इक्वल ही होगा। 7.46, 6.85, 7.4 इस तरह से ही होगा। लेकिन कम समय के लिए आपको लिक्विड फंड ही प्रेफर करना है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को देखते हैं। मैं शिमला में एक सत्संग में जा रहा हूँ, 27 तारीख को वहाँ अवेलेबल होगा। आसपास के अगर कुछ लोग हैं, मिलना चाहते हैं, वहाँ पे दिन भर रहूंगा, तो वहाँ आके हमसे मिल सकते हैं। ये सत्संग कुछ अलग कैटेगरी है, तो जो लोग मिलना चाहते हैं इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। भाई मैं बिहार से हूँ, SIP स्टार्ट कैसे करें? SIP स्टार्ट करने के लिए 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो डिस्क्रिप्शन में ऐप है एसेट प्लस का, वहाँ जाके लॉगिन करके कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर बगल के बैंक में ब्रांच में जाइए, SBI, HDFC, ICC के ब्रांच में जाइए और शुरुआत कीजिए SBI स्मॉल कैप से, निपॉन स्मॉल कैप से। 1-1 हज़ार का शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे जब ज्ञान बढ़े फिर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का कोशिश कीजिए। राजू जी क्या आप SIF कराते हैं? बिल्कुल कराते हैं। जो MFI रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है और SIF का एक अलग से एग्जाम होता है, NICM 13, वो करने के बाद SIF करा सकते हैं। मैं पास कर चुका हूं तो करा सकते हैं। जो नहीं पास किए हैं एग्जाम वो नहीं करा सकते हैं। मैंने अभी पर्सनली इन्वेस्ट नहीं किया है, मैं भी कुछ दिन में SIF में इन्वेस्ट करूंगा। तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली जो ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन में ज़्यादा बेचैन रहते हैं, उनको जरूर वहाँ से निकल करके पहला 10 लाख रुपया SIF में इन्वेस्ट करके देखना चाहिए। जिनका बड़ा पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड में, वो भी रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, तो SIF में एक पोर्शन 10 लाख का लगा के दे सकते हैं। धीरे धीरे अनुभव होगा, फिर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर किसी मंथ पैसा जमा नहीं कर पाए तो क्या होगा? बैंक आपका चार्ज कटेगा। म्यूचुअल फंड को कोई मतलब नहीं, म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं गया तो आपको यूनिट नहीं मिलेगा, लेकिन बैंक चार्ज काट लेंगे। कोई 100, कोई 150, कोई 200, कोई 500, कोई 1000, अलग अलग बैंक का अलग अलग चार्जेज है। नहीं करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए कि 2 दिन पहले मैसेज आ जाना चाहिए कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है,
SIP हिट के 2 दिन पहले ऐसा कर सकते हैं। मैसेज तो तरह तरह का आता है। एक मैसेज ये भी भेज सकते हैं, अगर आज 5 तारीख है तो 3 तारीख को मैसेज भेज दो कि आपके अकाउंट में इनसफिशियंट बैलेंस है, 5000 का SIP हिट होना है, मेंटेन कर लो बैलेंस। क्योंकि इतना भाग दौड़ में पता नहीं चलता है कभी कभी, और बैंक चार्ज काट लेते हैं। चार्ज नहीं काटना चाहिए। तो ECS बाउंस चार्ज कटने से बचने के लिए, मान लेते हैं आपका प्लान ही है, आप घर जा रहे हैं, खर्चा ज्यादा होगा, तो 15 दिन पहले ही SIP को स्टॉप कर दीजिए, पॉज कर दीजिए। स्टॉप करने से कोई नुकसान नहीं है, फिर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जब आप शुरू करेंगे। तो पॉज कर लेना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए 15 दिन पहले। 5 तारीख का डेट है, 1 तारीख को करेंगे तो पॉज नहीं माना जाएगा, वो हिट हो जाएगा। और एक चीज MP को यहाँ पे ये भी देखना चाहिए, MC को देखना चाहिए कि 1 दिन पहले भी पॉज करे तो पॉज हो जाना चाहिए। ये 15 दिन का डिस्टेंस क्यों? 15 दिन पहले स्टॉप किए तो ही SIP स्टॉप माना जाए, ये सही नहीं है। 1 दिन पहले भी करे, सुबह भी करे और पैसा हिट होने वाला है तो वो ना हो, क्योंकि SIP पॉज कर दिया। जो भी सिस्टम में चेंज होना है इन्वेस्टर की सुविधा के लिए वो चेंज करना चाहिए। जो लोग नए व्यूअर्स हैं और अभी तक SIP में इन्वेस्ट नहीं किए हैं, तो आपको एक डाटा देखना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। स्मॉल कैप हमने सेलेक्ट किया है सिंस इंसेप्शन, जब से स्मॉल कैप ये फंड शुरू हुआ है तब से लेके अब तक 3-3 हजार रुपये पर मंथ किया। तो पहला नंबर आता है क्वांट 96 से। हालांकि ये फंड नहीं था, ये डेट फंड था। एक डेट फंड को फिर नाम चेंज कर दिया 2008 या 9-10 के आसपास, मुझे पता नहीं है वो डेट। तो इसको एक्चुअली जब से स्मॉल कैप हुआ तब से ही ये डेट दिखना चाहिए। ये मिस्टेक है। MC क्वांट को ऐसा देखना चाहिए कि पहले नाम अगर डेट फंड से था, बाद में स्मॉल कैप हुआ, तो जब से हुआ तब से स्मॉल कैप सिंस इंसेप्शन डेट रखिए, तो ये गलत है। दूसरे फंड को देखते हैं, ये 2005 से शुरू हुआ, कोटक स्मॉल कैप 3-3 हजार रुपये पर मंथ किए, 7.5 लाख जमा हुआ है और 55,63,000 बनाए, 16.6% का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। DSP स्मॉल कैप 2007 से लेके अब तक 17,000 करोड़ का EOM है, 3-3 हजार रुपये पर मंथ करते गए तो 54,32,000 बनाए, 19.76। चार्ज एक्सपेंस वो सब काट के ही आपको दिखाया जा रहा है, वो 1.5-2% जो भी है वो काट करके ये दिखाया जा रहा है। फिर अगला देखते हैं फ्रैंकलिन स्मॉल कैप 2006 से लेके अब तक 7,23,000 जमा हुआ है, वैल्यू है 53,74,000, 17.47। इससे ज्यादा कोई सोचते हैं ना कि बना लूंगा, ट्रेडिंग कर लूंगा, ऑप्शन खेल लूंगा, ऐसे करके सोचेंगे तो पैसा धीरे धीरे खत्म ही होगा। इतना भी बन जाए जिंदगी आनंद पूर्वक सुखमय ढंग से बीतने लगेगा, इतना भी पैसा, इतना भी रिटर्न जिंदगी में मिल जाए। HDFC स्मॉल कैप को अगर देखें 2008 से लेके अब तक 6,42,000 जमा हुआ है, वैल्यू 38,65,000, 17.9% का रिटर्न जनरेट करके दिया है 2008 से लेके अब तक। ऊपर नीचे हुआ होगा लेकिन एवरेज इतना मिला। निपॉन स्मॉल कैप मुझे अच्छा लगता है, SBI स्मॉल कैप मुझे अच्छा लगता है। तो इस तरह से करके अध्ययन कीजिए, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। 500 है तो 500, 1000 है तो 1000। धीरे धीरे जब नॉलेज बढ़े फिर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का कोशिश कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।